औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे सऊदी वीज़ों के बारे में और एम्बेसी की सूरत हाल के बारे में, और इसके साथ साथ हम शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियोज़ पर किए थे। कुछ लास्ट वीडियोज़ में गुजारिशात की थी और उस पर अमल भी किया गया है। कई भाइयों ने नीचे कमेंट्स किए हैं और रब्ता किया है जो 11-12 फ़रवरी वाले थे। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे जो सऊदी न्यू लेबर लॉ लगे हैं वैक्सीनेशन के मुतालिक, मल्टीपल वीज़ा के मुतालिक और उम्रा वीज़ा के मुतालिक भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो लंबी हो सकती है, मुझे पहले कमेंट पढ़ना होता है, उसके बाद उसका जवाब देना होता है। और कई भाई जिनका कमेंट्स मैं पढ़ देता हूँ वो दोबारा नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि पहले वीडियो को देख लिया करें। आपके कमेंट्स का जवाब ही देता हूँ और इससे रिलेटेड चीज़ें ही हो रही होती हैं। अगर किसी भाई का मसला आ रहा होता है, अगर यहाँ पर 4 कमेंट्स पढ़ के एक कमेंट निकाल कर जवाब दिया जाता है ना, तो वो 4 कमेंट्स या 5 कमेंट से ही रिलेट कर रहा होता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप ना किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन वीज़ों के मतलब भी, सऊदी अरब के मतलब भी और दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसके मतलब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे उसके बारे में अगर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी भी सोर्स के थ्रू मिलती है तो वो हम आपको देते रहें। अभी जो सऊदी अरब से बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ही हम यहाँ पर कोशिश होती है देते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक की भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। और कमेंट्स, कोई भाई भी वीडियो देखता है तो वो लाजमी अपनी सुजेशन भी दे सकता है, उसके अलावा उसकी सुजेशन भी हम कंसीडर करेंगे। किसी को मसला है तो वो भी बता सकता है। इधर हम एक बस फैमिली टाइप ही शुरू कर रहे हैं सिस्टम कि जिसमें सब भाई मुफीद हों और सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर एम्बेसी की बात कर ली जाए, ख़ास कर सबसे ज़्यादा मसला दरपेश कराची एम्बेसी में आता है, तो हम शुरू भी यहीं से करेंगे कि कराची एम्बेसी में जो कोटा सिस्टम है और वीज़ों की सूरत हाल है, उसमें 20 पासपोर्ट का कोटा चल रहा है और पासपोर्ट पूरे ड्रॉप बॉक्स में नहीं होते। वीआईपी सिस्टम के बारे में कई भाई पूछते हैं कि वीआईपी सिस्टम का चल रहा है, सिस्टम ये नहीं चल रहा। देखें, वीआईपी सिस्टम चल रहा है और वीआईपी वीज़े लगे भी हैं। लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि 11-12 फरवरी के जो भाई थे उनके वीज़े लगे हैं या नहीं लगे, तो वो मुझे कंफर्म कईयों ने किया है और कई भाइयों के जो 11-12-13 फ़रवरी वाले थे उनके वीज़े आज भी लगे हैं। तो आप में से जिसका भी वीज़ा लगा है वो लाजमी कमेंट में बताए। और जिन भाइयों से मेरा कम्युनिकेशन भी है, जिनसे मैंने पूछा भी है, हमारा कम्युनिकेशन है, वो लोग भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं उनका वीआईपी सिस्टम के थ्रू वीज़ा लगा है, जिनका मेडिकल का इशू था या किसी किस्म का भी इशू था। अगर किसी भाई का नहीं लगा तो वो कल तक का इंतज़ार करे, इस हफ़्ते का इंतज़ार करे या अगले हफ्ते में इंतज़ार करे, उसका वीज़ा लग जाएगा। थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है जो वीआईपी सिस्टम वाले हैं। और नॉर्मल प्रोसेस वाले हैं इनको भी करना पड़ता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें अगर आप जमा करवाते हैं तो 1 हफ़्ते के बाद ही या 3 से 5 दिन में ही डेट चेंज हो जाती है। वो है जो नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस अब क्या चीज़ है? नॉर्मल प्रोसेस ये चीज़ है कि जिसमें आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आपका मेडिकल आपने करवाया है, आपका फिंगरप्रिंट हुआ है, आपका एग्रीमेंट लेटर है वो आपके पास है या एजेंट ने मंगवाया है, जिस कंपनी के थ्रू, शिरके के थ्रू, मुसस्से के थ्रू, जिसके थ्रू भी मंगवाया है वो उसके पास ऑथेंटिक है, एफआरसी है, हर चीज़ आपने प्रॉपर करके फिर एम्बेसी भेजी है। तो ये है नॉर्मल प्रोसेस। अब इसमें से जो वीआईपी सिस्टम में आपका मेडिकल भी आ सकता है, आपका नेवटेक भी आ सकता है, इसके साथ साथ आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उसका वीआईपी सिस्टम में शुमार हो जाता है। अगर वो नहीं है तो वो वीआईपी सिस्टम में है। किसी भी सिस्टम के थ्रू आप लगाएंगे तो वो वीआईपी में आ जाएगा और एक नॉर्मल है। तो नॉर्मल प्रोसेस वालों की जो डेट है वो 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में चेंज हो जाती है अगर किसी की नहीं हो रही। अब की बात यह है कि एम्बेसी तकरीबन आखिरी हफ्ते में अपना काम बहुत स्लो कर देगी और रमज़ान के 2-3 दिन पहले ही एम्बेसी में जो एम्बेसडर है वो सऊदी अरब भी जा सकता है, क्योंकि ईद है। तो ईद के मामलात में ये होता है कि सऊदीया में थोड़ी सी छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से एम्बेसडर है वो सऊदी आ सकता है और यहाँ से फिर उसे जाने में भी टाइम लगेगा। तो एम्बेसी का वर्क कराची में स्लो होगा। और इसके बरक्स अगर हम इस्लामाबाद की बात कर लें तो वहाँ पर जो वीज़े हैं वो नॉर्मल रूटीन से लगते हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी कदरे कराची एम्बेसी से थोड़ी सख्त है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हर चीज़, हर डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है, ऑब्जेक्शंस लगते हैं तो वो उसी दिन ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कई भाइयों का कॉमन क्वेश्चन ये होता है मेडिकल एक्सपायरी के बारे में कि जी हमने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं और हमारा 3 दिन बाद मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा। देखें, उन सब भाइयों को एक कॉमन जवाब यही है कि अगर किसी का मेडिकल एक्सपायर होने के करीब है, नॉर्मल प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा करवाना पड़े, लेकिन वीआईपी सिस्टम में यह कंपनसेट हो जाता है। लेकिन
तीसरी वजूहत ये है कि कोई अच्छी एजेंसी भी होती हैं जो कि ड्रॉप बॉक्स में अगर आपका पासपोर्ट पड़ा है ना तो वो उतने मेडिकल के डेज सेव कर लेती है। 15 दिन 20 दिन हो गए हैं तो वो आपका 15-20 दिन ऊपर जा सकता है। तो ये है मेडिकल वालों के लिए। तो अब हम बात कर लेंगे मल्टीपल वीज़ा के मुतालिक। तो मल्टीपल री एंट्री वीज़ा जो कि 90 दिन का इशू होता था या 1 साल का इशू होता था, उसमें ये है मेरे भाई कि वो 1 महीने का इशू होता है और 1 महीने के लिए आप आ सकते हैं। अगर कोई ये कहता है कि जी मल्टीपल वीज़ा हमने 90 दिन का निकाला है, साल का निकाला है, वो इस जगह जमा है, वो इस जगह जमा है, वो बंद है भाई। और अप्रैल के बाद तो ये उम्रे वाला है, ये सिस्टम भी बंद हो जाना है, क्योंकि अप्रैल के बाद 26 अप्रैल या 14 अप्रैल डेट रखी है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उस डेट में ये है कि उसके बाद उम्रा वीज़ा भी बंद हो जाने हैं, क्योंकि हज का सीज़न स्टार्ट हो जाना है। जून के दूसरे हफ्ते में हज का सिस्टम है, तो हज की वजह से ये उम्रे वीज़े बंद हो जाने हैं। तो इसीलिए ये जो मल्टीपल वीज़ा री एंट्री है ये बंद है 14 ममालिक के लिए। अगर किसी भाई ने जमा करवाया है इतने पैसे देकर तो वो फिर उसका ज़िम्मेदार खुद है। दूसरे नंबर पे एक भाई ने कमेंट किया था कि उन्होंने टिकट करवा ली है और वीज़ा अभी तक स्टैंप नहीं हुआ। मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं है कि टिकट क्यों करवाई गई है। एक बात हमेशा याद रखें कि जो टिकट है वो नॉन रिफंडेबल होती है। अगर वो किसी ने करवा ली है, वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो टिकट नॉन रिफंडेबल है, वो फ़्लाइट उसकी मिस है, ये कोई रिफ़ंड नहीं। मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया जाता है तो फिर ये टिकट बिल्कुल भी एक्सपायर मानी जाएगी, क्योंकि अगर आपका वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ। अब शामिल कर लेते हैं उन भाइयों के कमेंट्स जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस पर किए थे। मोहम्मद जुनेद कहते हैं कि ई नंबर कितने दिन में निकलता है। एजेंट को 5 लाख दिया है एडवांस और वो कहता है कि निकलने में टाइम लगता है। देखें, सबसे पहले बात ये है कि जब आपका ई नंबर ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपने एडवांस क्यों दिया। चलो ठीक है, आपने एडवांस दे दिया, एजेंट को एडवांस दे दिया, अब वो अपनी मर्ज़ी से टाइम लेगा और अपनी मर्ज़ी से ई नंबर निकालेगा। और ये बात बिल्कुल उसकी ठीक है कि ई नंबर को निकलने में टाइम लगता है। अब मुझे नहीं पता, आपने मेंशन ही नहीं किया आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपने किस कैटेगरी में उसको एजेंट को पैसे दिए हैं, या 5 लाख उसने सिर्फ ई नंबर निकालने के लिए लिए हैं या किस तरीके से लिए हैं, ये इसका आपने नीचे मेंशन नहीं किया। देखिए, कमेंट है, वो कमेंट करने का एक प्रोसेस ये होता है कि आप अपनी कैटेगरी मेंशन किया करें और अगर वीआईपी है तो वीआईपी मेंशन किया करें। हाँ, जिनके वीआईपी वीज़े हैं, वीज़े लगना शुरू हो गए हैं, जिनके 1-1 माह 2-2 माह पहले पड़े हैं, वो इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में इंशाल्लाह उनके वीज़ा लग जाएंगे। और जिसका वीज़ा लग रहा है ना, वो लाजमी कमेंट में बताया करे कि जी हाँ उसका वीज़ा लग गया है। देखिए, अब एक बंदा कमेंट करता है ना, उसके नीचे कई भाई कमेंट्स करते हैं और वो फिर उनसे कम्युनिकेट होता है और वो उनको बताता है सारी वजह। मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ तकरीबन, और उसमें देखता हूँ कई भाई एक दूसरे की वहाँ पर नीचे रहनुमाई कर रहे होते हैं। अब एक भाई पूछते हैं वसीम खान कि पासपोर्ट 3 मार्च का दिया है और वीज़ा इशू नहीं हुआ। देखिए, 3 मार्च को आपने दिया है तो अभी आप वेट करें, या आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। रहील खान पूछते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेटर प्रॉब्लम है जी। एजेंट कहता है कि एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं आया, एम्प्लॉयमेंट डिमांड लेटर। देखिए, एम्प्लॉयमेंट डिमांड लेटर नहीं होता, ये एग्रीमेंट लेटर होता है, वो नहीं आपका आया होगा। वो बात ठीक है उसकी, अगर वो नहीं आया तो उसको टाइम लगेगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बनने में लगेगा। आगे ईद की छुट्टियां हैं, अगर तो वो वहाँ से टीसीएस हो गया है तो याद रखें कि 10 दिन में पाकिस्तान पहुँचता है। ये जो आपका एग्रीमेंट लेटर है, कम से कम 10 दिन लग जाते हैं इसको पाकिस्तान पहुँचने में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जो मेरी कोशिश थी कॉमन कमेंट्स की, वो मैंने उनके जवाब दिए हैं। अगर आपकी डेट आज चेंज हुई है तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर किसी का वीज़ा लगा है तो भी लाजमी बताएं। अब इंशाल्लाह कोशिश यही होती है कि नीचे कमेंट में ही सब भाइयों की रहनुमाई कर दी जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।